हेलो स्टूडेंट। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 2 10th क्लास की हिस्ट्री के भारत में राष्ट्रवाद की एक वीडियो बना चुके हैं और अब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की बात। असहयोग शब्द से ही पता है कि हमने सहयोग नहीं करना है अंग्रेज़ों का, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि इसके ज़रिए हिंद स्वराज जो पुस्तक रही है 1909 में उनके द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें भारतीयों को अंग्रेज़ों का सहयोग न करने के विषय में कहा है। क्योंकि ये हमें भी पता है कि अंग्रेज़ों को जो भारतीयों ने सहयोग किया है तो वो भारत में इतने लंबे समय तक शासन कर पाए हैं। तो वो चाहते हैं कि भारतीय अंग्रेज़ों का सहयोग करना बंद करें और अंग्रेज़ों को तब ही जो क्या देश से निकाला जा सकता है। जो पदवियां उन्होंने भारतीयों को दी हैं वो लौटा दी जाएं, जो सरकारी नौकरियां उन्हें दी हैं वो उन्हें लौटा दें, चाहे सेना हो, पुलिस हो, अदालत हो। स्कूलों में बच्चों के द्वारा जो बहिष्कार किया जाना चाहिए, और इसमें ही एक बहिष्कार आंदोलन के विषय में बात की गई है। किन मतलब जो इंग्लैंड से बनी हुई वस्तुएं जो भारत के अंदर आती थी उन वस्तुओं का बहिष्कार करने की बात है। जो कपड़ा भारत के अंदर आता था उसका बहिष्कार करने की बात है। और कहा गया कि स्वदेशी वस्तुओं को ही अपनाना चाहिए। और आज के समय में भी यही मुहिम है कि विदेशों से आने वाली वस्तुओं को बहिष्कार करना और भारतीय वस्तु बनी जो मेड इन इंडिया की जो वस्तुएं हैं उन्हें ही खरीदना, ताकि भारत का पैसा भारत में ही रहे और उसको विकास संबंधी कार्यों पे खर्च किया जा सके। ज़रूरतें हैं, ज़रूरतों के अनुरूप ही खर्च करना चाहिए, उसके विषय में बात आती है। उसके बाद जहां बात करें हम, कांग्रेस के बहुत सारे लोग इन प्रस्ताव पर शंकित थे कि वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने से डरते थे। उन्होंने बैठा कि आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं, और सितंबर में दिसंबर तक कांग्रेस में बारीक खींचातान चलती रही। दिसंबर में नागपुर अधिवेशन होता है। हमने सितंबर में अधिवेशन देखा था कलकत्ता का, अब दिसंबर में अधिवेशन है नागपुर अधिवेशन। महाराष्ट्र की बात आती है और असहयोग आंदोलन के लिए जो क्या स्वीकृति है वो प्रदान कर दी जाती है, नागपुर अधिवेशन में ही स्वीकृति दी जाती है। ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। और असहयोग आंदोलन की जहां हम बात करते हैं, असहयोग आंदोलन 1919 में खिलाफत कमेटी की स्थापना हुई, तो 19 में असहयोग खिलाफत आंदोलन चलाया गया। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया और 1921 में खिलाफत और असहयोग आंदोलन, मतलब गांधी जी ने दोनों आंदोलनों को जो क्या है एक कर दिया, क्योंकि वो मानते थे कि जब तक हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे तो अंग्रेज़ों को देश से नहीं निकाला जा सकता। इस वजह से और सबसे बड़ी समस्या इस आंदोलन की हमें देखने को मिलती है कि गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया सभी लोगों ने उसके अलग अर्थ और अलग मायने निकाले हैं, और इन्हीं वजह से कोई भी आंदोलन है गांधी जी का सफल नहीं हो पाया। किसान क्या सोचते थे कि हम लगान मुक्त हो जाएंगे, देश की आज़ादी के विषय में नहीं सोचा। बागानों में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि गांधी राज आ जाएगा, हम अपने स्थानों पे वापस लौट जाएंगे। तो प्रत्येक समुदाय और प्रत्येक व्यक्ति ने गांधी जी के आंदोलनों का गलत अर्थ निकाला है, गलत अर्थ उन्होंने समझा है। उन्होंने एकजुटता के साथ कार्य नहीं किया। अलग अलग तरीके से आंदोलन है वो आगे बढ़ते रहे। तो यहाँ बात की गई है इस आंदोलनों के विषय में, क्योंकि शुरुआती हम मध्य वर्ग से अगर बात करते हैं तो हज़ारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दे दिए गए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया, और मद्रास के ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार हुआ। मद्रास जो आज के समय में चेन्नई है उसके विषय में बात की गई है। और मद्रास में 11 ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें अधिकार मिल सकते हैं।
तो सामान्य रूप से ब्राह्मणों को मिल पाते, इसलिए इस पार्टी में चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। तो कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया। और आर्थिक मोर्चों पर एसटीओ का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग। पिकेटिंग का मतलब क्या है? जो भी शराब की दुकानें रही हैं, सार्वजनिक कार्यालय रहे हैं, वहाँ पर लोगों को जाने से रोका गया। तो पिकेटिंग का ये अर्थ रहता है। रास्ते रोकने की बात आती है। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जानी है, वो बात इसके अंदर आती है। 1921-22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। ठीक है, विदेशों से जो आने वाला था उसका, और उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने से, विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। अब समस्या ये आती है कि जो आंदोलन का रूप तो था, लेकिन वो लंबे समय तक चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि भारतीय कपड़े को या वस्त्रों को अपनाने की बात आई तो वो महंगे थे, मशीनों का मुकाबला नहीं कर पाए। और भारतीय खादी है वो महंगी रही है। ये ऐसे रीजन रहे हैं जो लंबे समय तक लोग हैं वो विरोध नहीं कर पाए। और जिस दर से लोगों को कपड़ों का उत्पादन चाहिए था वो उस दर से नहीं हो पाया, क्योंकि भारत में मशीनें नहीं थी। मशीनों की जहां बात आती है तो इंग्लैंड में ही मशीनीकरण आया है। आगे हम बात करते हैं ग्रामीण इलाकों में विद्रोह है वो किस प्रकार से लिया गया लोगों के द्वारा। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में फैल गया और युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष आंदोलन में समा गई। अवध के सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। ये याद रखना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे। सन्यासी बाबा की बात आती है तो अवध का बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। गिरमिटिया मजदूर औपनिवेशिक शासन के दौरान सारे लोगों को काम के लिए मतलब कहाँ ले जाया गया? फिजी है, गुयाना है, वेस्ट इंडीज है। शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना यहाँ पे। गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा उन्हें, और एक एग्रीमेंट के तहत उन्हें ले जाया जाता था। और एग्रीमेंट क्या था? जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता वो अपने घरों को वापस नहीं लौट जाते। और बागानों में तो कभी काम ख़त्म होना ही नहीं है, तो वो लोग उनकी चालों में फंस जाते थे। उसके बाद अगर हम अंग्रेजी में इसे इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर भी जाना गया है। जहाँ अगर हम बात करें इसमें जो गिरमिटिया मजदूर है वो उन्हें बेगार पे काम करवाया जाता था। बेगार, बिना पगार के, उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता उस काम का, जहाँ बात की गई है। और पट्टेदार के तौर पर पट्टे निश्चित नहीं होते थे। कई बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो। किसानों की मांग थी कि लगान कम किए जाए, बेकार खत्म हो, दमनकारियों का सामाजिक बहिष्कार हो। और बहुत सारे स्थानों पर ग्रामीणों को नाई धोबी की सुविधा से वंचित किया गया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया। यह भी मैप का क्वेश्चन है कि गांव का दौरा किया है। अवध उत्तर प्रदेश की बात आती है। गांव वालों से बातचीत की और उन्हें इस व्यवस्था समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया और महीने भर में पूरे इलाके गाँव के संगठन में 300 से ज़्यादा शाखाएँ बन चुकी थी। और अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसानों के संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन ने ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके हैं जिसने कांग्रेस का नेतृत्व में वो खुश नहीं थे कि जो कांग्रेस नेतृत्व कर रही है उसमें। 21 की अगर बात करें तो जब आंदोलन फैला तो ताल्लुकदारों और व्यापारियों ने मकानों पर हमले होने लगे। जो समय व्यापारी रहे हैं, ताल्लुकदार रहे हैं, उनके मकानों पर, बाज़ारों में लूटपाट है वो होने लगी, आगजनी है वो हुई, सामान जला, लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ। और आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज्य के विचार पर और ही मतलब निकाला है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में शुरुआत में उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया और कांग्रेस इस संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। और अन्य वन क्षेत्रों के तरह यहाँ भी अंग्रेज सरकार ने नए बड़े जंगलों के लोगों को दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई। हमने 9th क्लास में भी देखा है, हमने पढ़ा है, तो सेकंड चैप्टर हमारा होता था वहाँ पे कि जो अंग्रेज़ों ने पास जारी कर दिए गए थे उनकी अनुमति के बिना वो जंगलों के अंदर नहीं जा सकते, अपने मवेशियों को जलावन की लकड़ी नहीं इकट्ठी कर सकते। उन्हीं लोगों को जंगलों में रहने की अनुमति मिली
जिन्होंने अंग्रेज़ों के लिए काम करना स्वीकार किया था। तो ये बातें यहाँ पे हैं। तो ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा कि मवेशियों को कहाँ चराएंगे। तो उनके जो परंपरागत अधिकार हैं जो जंगलों के थे उनसे छीन जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम बात करते हैं तो आगे एक अल्लूरी सीताराम राजू की बात आती है, जिसकी व्यक्ति के विषय में बात की गई है। एक खगोलीय अनुमान लगा सकते थे, लोगों को स्वास्थ्य कर सकते थे, गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व में चमत्कृत विद्रोहियों का विश्वास था कि ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी के गुण गाते थे और असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। लेकिन अगर हम बात करें तो इसी तरह के गुरिल्ला युद्धों के चलते ही 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया जाता है और 1924 में उन्हें फांसी है पर लटका दिया जाता है। तो ये उसके विषय में बात आती है। बागानों में स्वराज्य की बात करते हैं। बागानों में जहाँ बात आई है, महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणाओं में मजदूरों को अपनी समझ थी, क्योंकि मैंने कहा है कि उन्होंने अपनी समझ के अनुसार कार्य किया है। कि उन्होंने सोचा कि आगे जो 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त में बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी, लेकिन हजारों मजदूर हैं वो बागानों से निकल जाते हैं, सोचते हैं कि अब तो गांधी राज आ चुका है, वो अपने गांव वापस लौट जाएंगे, उन्हें ज़मीनें मिल जाएगी। लेकिन वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि हड़ताल थी, रेलवे की थी, जिस वजह से वो फंसे रहे और पुलिस ने उन्हें पकड़ा है और वापस जो क्या है उन स्थानों पर भेज दिया जहां वो काम करते आए हैं। उसके बाद आदिवासियों ने भी गांधी जी का नारा लगाया और भारत की स्वतंत्रता के हुंकार भरी भारतीय आंदोलन में भावनात्मक स्तर पर जुड़े रहे हैं वो, और गांधी जी का नाम लेकर काम करते रहे। ऐसे में आंदोलन का अंग वो बनते चले गए जो यहाँ बात की गई है। लेकिन सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो एक घटना घट जाती है 1922 में, और 1922 में जो घटना घटी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले की हम बात करते हैं, चौराचारी नामक स्थान पर, जिसमें 7 पुलिसकर्मी है वो उस भीड़ का वजह से जल जाते हैं, आग लगा दी जाती है पुलिस चौकी को। इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, और असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद हम आगे एक आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जिसकी शुरुआत है 1930 में हुई है, क्योंकि आंदोलन है फरवरी में ले लिया गया वापस। उसके बाद हम बात करें तो कांग्रेस के कुछ नेता जनसंघर्ष पे थक चुके थे। 1919 में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कानून आया था भारत में, 1909 में पार्लियामेंट सुधार अधिनियम था, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, 1935 का भारत सरकार अधिनियम एक्ट रहा है। तो ये कुछ कानून आए हैं भारत में जो कि भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, भारत में चुनाव कराने के लिए उनको लगता है कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना या दिखाना कि वे परिषद लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज्य पार्टी का गठन किया। अब स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया है? मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया है, बनर्जी ने, CR दास द्वारा। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वराज्य के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस और असहयोग के माहौल में 2 ऐसे तत्व जिन्होंने 20 के दशक में आखिरी सालों में भारतीय राजनीतिक रूपरेखा के बार बदल दी। अगर विश्व आर्थिक महामंदी का असर हम बात करें, 1926 कृषि उत्पादों में वृद्धि गिरने लगी, और जहां बात आती है आर्थिक महामंदी की तो 29 से 33 तक चलती है, और भारत में आर्थिक महामंदी है वैसे तो वो 1931 में अपने चरम पे होती है। तो इसके विषय में बातें की गई है, जिसकी वजह से कीमतों धराशायी हो जाती हैं, ग्रामीण इलाकों में उथल पुथल हो जाती है। आगे हम साइमन कमीशन के विषय में बात करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। उसमें साइमन कमीशन भारत कब आया, क्या रीजन थे, क्या कारण थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके विषय में हम करेंगे। तब तक धन्यवाद आपका।